बैटल ऑफ गुआंडू दो वारलॉर्ड्स यानी सरदारों के बीच लड़ी गई एक बैटल था जिसने काओवेई राज्य का एस्टेब्लिश किया चाइना के 3 किंगडम पीरियड में। और वारलॉर्ड्स काओ काओ एक डोमिनेंट पावर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, जिसने अपने छोटे 40,000 सैनिकों के साथ युआन साओ के बड़ी सेना 1,10,000 से लड़ी और जीता था। तो स्टोरी शुरू होता है हान डायनेस्टी के वक्त का। हान डायनेस्टी का शासन चाइना में लगभग 400 सालों तक चला था, 206 बीसी से लेकर 220 सीई तक। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उनके राजा अपने फर्ज से दूर हो गए और ऑफिसर्स अपने स्वार्थ और भ्रष्टाचार में डूब गए। इस तरह दूसरी सदी के अंत तक हान डायनेस्टी सिर्फ एक नाम भर की रह गई थी। हालांकि सभी सरदार अब भी राजा के प्रति वफादारी का दावा करते थे, लेकिन असली ताकत अब अलग अलग क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में थी, जो कमजोर होती सरकार का फायदा उठा रही थी। इन्हीं वजहों से हान डायनेस्टी के द्वारा 184 सीई में जनरल डोंग जुआओ को ताकत दी गई थी कि वे देश में शांति वापस लाएं, और जनरल ने इस काम को बखूबी 4 सालों में पूरा किया। 189 सीई में उसका काम पूरा हो गया था, लेकिन अपने पास एक बड़ी सेना होने पर भी डोंग जुआओ ने अपनी ताकत को छोड़ने का नाम नहीं लिया और हान एम्पायर के दोनों राजधानियों पर अपना कब्जा जमा लिया। पहले तो उसने ईस्टर्न कैपिटल लियुयांग को जलाकर खत्म कर दिया और फिर वेस्टर्न कैपिटल चांगएन में घुस गया और वहीं अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उसने अपने आप को ताकत में लाया, हान राजा को गद्दी से उतार दिया और एक बच्चे को उसकी जगह बिठा दिया। डोंग जुआओ का अत्याचारी शासन बहुत निर्दयी था, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चला। सिर्फ 2 सालों में उसके ही सेकेंड इन कमांड लू बू ने उसका कत्ल कर दिया और 192 सीई में उसका अंत हो गया। डोंग जुआओ के इस अत्याचारी राज ने कई सरदारों को उसके विरोध में एक किया था, लेकिन वो सिर्फ डोंग जुआओ के प्रति अपनी नफरत में एक थे। डोंग जुआओ की मौत के बाद इनकी एकता टूट गई। नॉर्थ ईस्ट चाइना में उस समय के 2 प्रभावशाली सरदार थे, युआन साओ और काओ काओ, और वो दोनों दोस्त भी थे। दोनों ही में इतनी ताकत थी कि वो इम्पीरियर जियान ऑफ हान, जो अभी बच्चा था, को सुरक्षा दे सकते थे और इसी बहाने अपने राज्य में प्रभुत्व बना सकते थे। जब युआन साओ इस फैसले पर विचार कर रहा था, काओ काओ ने पहला कदम उठाया और बच्चे इम्पीरियर को लियोंग से अपने मजबूत किले सूचांग, जो यान प्रोविंस में था, ले आया। वहां अपने सुरक्षित आश्रय में काओ काओ ने इम्पीरियर के नाम से फरमान जारी किए और 196 से 200 सीई तक बाकी सरदारों को अपने कब्जे में लाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को 197 सीई में और बल मिला जब साउथ चाइना अलग अलग राज्यों में बंट गया। युआन साओ को तब समझ आया कि उसकी धीमी प्रतिक्रिया ने उसे अपने एम्पायर को प्रभुत्व में लाने का मौका छीन लिया है। उसने ये सोचना चालू किया कि वो किस तरह अपने पुराने साथी से इसका कंट्रोल वापस ले सकता है, और दोनों ये अच्छे से समझ लिए थे कि नॉर्थ में एम्पायर का सपना देखने के लिए सिर्फ एक ही बड़ा सरदार हो सकता है। 200 सीई में इन दोनों पुराने साथियों के बीच ये तनाव एक बड़ी युद्ध में बदल गया। युद्ध का मुख्य मैदान गुआंडू एक अहम जगह थी, क्योंकि ये येल्लो रिवर के यान फोर्ट के पास था और काओ काओ के राजधानी सूचांग के रास्ता भी यहीं से गुजरता था। दोनों के लिए ये मैदान महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो इसे कब्जे में लेता वो अपनी युद्ध का लक्ष्य को आगे बढ़ा सकता था। अगस्त 199 सीई में काओ काओ को इस बात का एहसास हुआ कि फोर्ट दूसी, जो येल्लो रिवर के साउथर्न बैंक पर था, उसका कंट्रोल उसके लिए बहुत जरूरी है। उसने वहां अपने सैनिकों को तैनात किया और फोर्ट की सुरक्षा में और भी सुधार किया ताकि आने वाले युद्ध के लिए तैयार रहे। लेकिन युआन साओ और काओ काओ के पास अपनी अपनी अलग ताकत थी। काओ काओ के पास लगभग 40,000 सैनिक थे, जबकि युआन साओ का इतिहास में काफ़ी प्रभाव था और उसके पास 1,10,000 की भारी सेना थी, जिसमें 10,000 हेवी कैवलरी भी शामिल थी। युआन साओ के अटैक का समय आया 200 सीई के पहले महीने में, जब कुछ घटना हुई। सू प्रोविंस का गवर्नर लुईवी, जो पहले काओ काओ का सहायक था, उसके विरोध में उठ गया और अपने आप को युआन साओ के भाई के साथ मिला लिया। काओ काओ अपने सैनिकों को रीडिप्लॉय करते हुए इस बगावत को दबाने निकला और यह अंदाज़ा लगाया कि युआन साओ अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। तभी उसने अपने लेफ्टिनेंट यूजिन को दूसरी फोर्ट के सुरक्षा में छोड़कर
खुद लुई वुई के खिलाफ एक्सपीडिशन पर गया। ये बात युआन साओ के लिए एक मौका थी। काओ काओ के अब्सेंस में युआन साओ को लगा कि वो आसानी से यान प्रोविंस और एम्परर दोनों को अपने कंट्रोल में ला सकता था। उसने तुरंत अपनी सेना को यान फोर्ट पर ले आया और साउथर्न बैंक पर एक बीच हेड एस्टेब्लिश करने की कोशिश शुरू की। उसने 4000 इन्फेंट्री और कैवलरी का एक वैनगार्ड बनाकर रिवर क्रॉसिंग पर कब्जा करने भेजा। यहाँ काओ काओ के अच्छे मैनेजमेंट का फायदा हुआ। फोर्ट दूसी और उनके इंट्रेंच्ड सैनिकों ने युआन साओ के शुरुआती कोशिशों को फेल किया। हालांकि उनके पास सिर्फ 2000 डिफेंडर्स थे। फोर्ट का सकरा रास्ता युआन साओ के हेवी सेना को फायदे को कम कर रहा था। फोर्ट दूसी के कमांडर को समझ आया कि अगर युआन साओ अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है तो उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तब यूजिन 2000 सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उधर लुई वुई की बगावत जल्दी ही बिखर गई और वो दक्षिण भागकर युआन साओ के शरण में चला गया। अपने सरप्राइज अटैक के फेल होने और काओ काओ के वापस आकर यान की रक्षा करने पर भी युआन साओ ने अपने मंत्रियों के सुझाव को इग्नोर किया और युद्ध को जारी रखा। इस बार उसने अपनी आर्मी को यान फोर्ट के नीचे से पार करवाकर फोर्ट बोमा का घेरा किया। काओ काओ ने सीधा सहायता देने के बजाय अपनी सेना को अप रिवर यान फोर्ट की तरफ भिजवा दिया, जिससे युआन साओ को लगा कि काओ काओ का इरादा रिवर पार कर उसके मुख्य कैंप पर हमला करना है। इसके लिए युआन साओ ने रीइंफोर्समेंट्स को बोमा की सीज में भेजने के बजाय उन्हें इस नई चाल को रोकने के लिए डाइवर्ट कर दिया। तब काओ काओ ने वापस मुड़कर एनिमी फोर्सेस पर बोमा के बाहर प्रहार किया और सीज को लिफ्ट कर दिया। बोमा की युद्ध में युआन साओ के जनरल का अंत हो गया। इसके बावजूद काओ काओ ने सोचा कि फोर्ट और ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता और अपनी सेना को वापस बुलाकर गुआंडू में अपने प्रस्तावित स्थान पर भेज दिया। अपना एडवांटेज लेने के लिए युआन साओ ने 6000 कैवलरी को पीछे हट रहे एनिमी पर प्रहार करने भेजा। लेकिन काओ काओ ने इस चाल को पहले ही समझ लिया था। उसने अपने कई सैनिकों को अपने हथियार और कुछ माल रास्ते में गिरा देने को कहा। इससे युआन साओ के अटैकिंग कैवलरी लूट में उलझे और अपना प्रहार रोक दिया। इस वक्त काओ काओ के अपने 600 इलीट कैवलरी ने पीछे से अचानक प्रहार किया और कई सैनिकों को मार दिया और बाकी को भागने पर मजबूर कर दिया। गुआंडू और उसके फोर्ट के चारों तरफ एक मजबूत अर्थवर्क था। ये फोर्ट ट्रेंचेस से घिरा था जो डिफेंडर्स को रास्ता देते थे। इन बैरियर्स के बावजूद युआन साओ ने सीधा प्रहार करने का सोचा और अपनी सेना से मैसिव सीज प्लेटफॉर्म्स बनवाए जो अर्थवर्क से भी ऊंचे थे, ताकि तीरंदाज नीचे से तीर मार सकते। परंतु काओ काओ ने अपने मैंगोनेल्स का यूज किया जो वुडन प्लेटफॉर्म्स को आसानी से तोड़ सकते थे। गुआंडू का युद्ध एक स्टेलमेट में बदल गया जो काओ काओ के फेवर में नहीं था, क्योंकि उनके पास खाने और सप्लाईज कम हो गई थी। बिना तुरंत सहायता के उनका युद्ध हारना तय था। तभी काओ काओ को पता चला कि युआन साओ ने नियर बाई गांव गूसी में अपना अनाज स्टोर किया है, पर अनाज अपने सैनिकों के लिए लेने के बजाय उसने एक छोटा फोर्स भेजकर वहां के अनाज को जला दिया। ये चाल युआन साओ की सेना पर भारी पड़ी, क्योंकि उनके पास भी अब खाने की कमी हो गई थी। थोड़े ही दिनों बाद युआन साओ ने अपनी इमरजेंसी स्टॉक वुचाओ में बुलवाया, पर वो उस अनाज स्टोर को इमरजेंसी स्टॉक को ज़्यादा सैनिकों द्वारा डिफेंड नहीं करवा रहा था। युआन के एक सैनिक ने इस गलती के बारे में वार्न करने की कोशिश की, पर युआन साओ ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। ये सैनिक खुद ही काओ काओ के कैंप में गया और इस नई सप्लाई के बारे में बता दिया। काओ काओ थोड़ा शक में था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद रात में 5000 इन्फेंट्री और कैवलरी के साथ एक रेड की और इस अनाज स्टोर को कैप्चर कर लिया। डिफेंस को तोड़ना मुश्किल था, इसलिए काओ काओ ने वहां के अनाज को जलाने का फैसला किया। जब युआन साओ को इस नई अनाज भंडार की बर्बादी की खबर मिली तो उसने तुरंत अपनी पूरी सेना को गुआंडो के डिफेंस को तोड़ने भेज दिया। ये युद्ध रात भर चला, लेकिन कई जान गंवाने के बावजूद भी उन्होंने फोर्ट को नहीं तोड़ा। सुबह तक युआन साओ के सैनिक, जो अब डीमोरलाइज्ड हो चुके थे, धीरे धीरे हार मान रहे थे। इसी वक्त काओ काओ ने अपनी पूरी ताकत के साथ युआन साओ के थके मंदे सैनिकों पर अटैक कर दिया। काओ काओ के लगभग 20,000 सैनिकों ने युआन साओ के डिसऑर्गेनाइज्ड सैनिकों में घुसकर अटैक कर दिया। दिन के अंत तक इम्परर जियान को बताने के हिसाब से युआन साओ के 70,000 सैनिकों को मार दिया गया और बचे हुए पकड़ लिए गए। ज़्यादा बंदियों को काओ काओ के आदेश पर जिंदा दफना दिया गया, लेकिन युआन साओ
खुद कुछ 8000 घुड़सवारों के साथ भाग गया, लेकिन उसका पूरा प्रभाव खत्म हो गया। 2 साल बाद 202 CE में उसकी मौत हो गई और उसके बेटे आपस में लड़कर राज्य को कमजोर करते चले गए। सिर्फ 5 सालों में काव काव नॉर्थ का अखंड राजा बन गया। ये युद्ध न सिर्फ एक जीत थी, बल्कि काव काव के एम्पायर का आरंभ भी था। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।